मैं मोनू सर। जैसा कि आपको मालूम है कि पिछले क्लास तक हमने व्याख्यान कौशल तक अध्ययन किया था। व्याख्यान कौशल के बाद अब जितने भी कौशल आते हैं, जितने भी टीचिंग स्किल आते हैं, शिक्षण कौशल आते हैं, वो बस समझने वाले हैं। अतः आप मेरी बातों को सुनिए और ध्यान से समझिए। देखिए, इसके बाद जितने भी कौशल हैं, जैसे श्यामपट्ट कार्य कौशल, दृष्टांत कौशल, सहायक सामग्री कौशल, छात्र सहभागिता कौशल, पुनर्बलन कौशल, पाठ समापन कौशल, ये जितने भी कौशल हैं, ये अब बहुत ही ध्यान से समझने वाली चीज है। अतः आप लोग इसे बहुत ही ध्यान से समझिए। देखिए, इसमें पहला जो कौशल होता है वो होता है श्यामपट्ट कार्य कौशल। तो देखिए, ये जो श्यामपट्ट कार्य कौशल है, इसमें कुछ सावधानियां बरतनी होती है। जब भी हम श्यामपट्ट कार्य करने जाते हैं, ब्लैक बोर्ड वर्क करने जाते हैं, तो उसमें हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जो निम्न प्रकार की है। जैसे पहला, कि हम किस प्रकार ब्लैक बोर्ड पे या व्हाइट बोर्ड पे, अभी तो फिलहाल हमारे पास व्हाइट बोर्ड है, किस प्रकार लिखें कि बच्चों को दिखाई दे, उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। ये दूसरा, कि हमें जो वर्ड लिखने चाहिए, जो शब्द लिखने चाहिए, वो किस प्रकार के लिखने चाहिए। हमें ब्लैक बोर्ड पे लिखे गए चीजों को समझाने के लिए किस सहायक सामग्री का यूज करना चाहिए, किसका प्रयोग करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। अब मैं आप इसको इस क्लास में, इस वीडियो में बताऊंगा। तो देखिए, पहला जो हमारा कौशल है, यहाँ पे लिखा गया है, जो समझने वाला है, वो श्यामपट्ट कार्य कौशल है। तो देखिए, सबसे पहले होता है कि ब्लैक बोर्ड वर्क जब हम करते हैं, श्यामपट्ट कार्य करते हैं, तो हमारे पास तो व्हाइट बोर्ड है। तो देखिए, कभी भी हम लिखने जाते हैं तो हमें लिखते समय बच्चों को भी दिखे, जो हम लिख रहे हैं ब्लैक बोर्ड पे जो लिख रहे हैं, वो बच्चों को भी दिखाई दे। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए। देखिए, अभी आपको हम दिखा रहे हैं, जैसे जिसको नॉलेज नहीं होता है, जिसको जानकारी नहीं होता है, वो क्या करता है, ब्लैक बोर्ड पे जाता है और यूं खड़ा होकर लिखना शुरू कर देता है। इससे क्या होता है, पीछे के जो बच्चे हैं उन्हें दिखाई नहीं दे रहा है। अतः हमें इसके लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए होता है कि ब्लैक बोर्ड और शिक्षक जो लिख रहा है, जो लिखने का कार्य कर रहा है, उसके बीच 45 अंश का कोण बनना चाहिए, यानी 45 अंश का कोण बनना चाहिए। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है और यहां से यूं हम लिखना शुरू किए, ये 45 अंश का कोण बना। तो अब देखिए, यहां से अब हम लिखना शुरू किए, ये हम लिखना शुरू किए, लिखते जा रहे हैं। तो इससे क्या हुआ, अब स्पष्ट जो बच्चे हैं पीछे बैठे हुए हैं उनको दिखाई दे रहा है। यानी पहला क्या होता है ब्लैक बोर्ड वर्क में, ब्लैक बोर्ड और जो लिख रहा है, शिक्षक या जो भी लिख रहा है, उसके बीच 45 अंश का कोण बनना चाहिए। उसके बाद जो हम लिखे, जो शब्द लिखे, वो स्पष्ट हो। जैसे हम राम लिख रहे हैं, तो राम जो लिखे वो स्पष्ट हो, जो बच्चों को दिखाई दे और समझ में भी आए। जैसे कुछ लोग होते हैं, लिखते समय क्या करते हैं, राम, तो ये उतना स्पष्ट नहीं है जितना कि यह वर्ड, यह शब्द है। तो लिखते समय अपने शब्दों पर भी ध्यान देना चाहिए। प्लस ब्लैक बोर्ड वर्क करते समय हमें कोई भी लाइन सीधी रेखा में लिखनी चाहिए। जैसे अगर हम यहां से लिखना शुरू कर रहे हैं तो ये हमारी सीधी रेखा में जाए। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, कि क्या हुआ, ये एक सीधी लाइन में जा रही है, ये जो लाइन जा रही है सीधी जा रही है। लेकिन कुछ लोग लिखते हैं तो उनकी जो लाइन होती है, जो रेखा होती है, वो भागने लगती है। जैसे राम एक अच्छा लड़का है, ऐसे लिखते हैं। तो क्या होता है, वो लाइन तिरछी जा रही है, ये नहीं होना चाहिए। हमारा जो शब्द होना चाहिए वो क्लियर होना चाहिए कि बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और हमारी जो रेखा होनी चाहिए सीधी होनी चाहिए। उसके बाद श्यामपट्ट कार्य करते समय हमें डस्टर कैसे प्रयोग करना है, हमें पॉइंटर कब यूज करना है, इसकी भी जानकारी लेना जरूरी है। तो चलिए देखिए, हम बताते हैं। देखिए, कभी भी कोई भी सहायक सामग्री इस्तेमाल करने की कुछ नियम होते हैं, कुछ कायदे होते हैं। जैसे
अभी हमने आपको लिखना बताया कि 45 अंश का कोड बनना चाहिए जब लिखते समय एक शिक्षक और ब्लैक बोर्ड या व्हाइट बोर्ड के बीच में। तो देखिए हम देखते हैं, तो देखिए लिखने के पश्चात हमको डस्टर कैसे यूज करना है वो हम आपको डस्टर यूज करना बता रहे हैं। देखिए हमने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखना प्रारंभ किया, जैसे हम ये पहली लाइन यूं लिखते गए, फिर हमारी यहाँ से सेकेंड लाइन लिखनी शुरू की। सेकेंड लाइन बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से लिखना प्रारंभ करते हैं, पीछे जो बैठे रहते हैं, फिर उसी को नीचे से लिखना प्रारंभ कर दिए। मान लीजिए सपोज दैट हमने 3 लाइन लिखी। अब यहाँ पे हमें जो डस्टर यूज करना है वो कैसे यूज करना है, तो देखिए डस्टर यूज कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, मैं वहां बता रहा हूं। तो देखिए बच्चे यहाँ से लिखना शुरू किए, तो कुछ लोग होते हैं जिनको जानकारी नहीं होती है, वो कहीं से भी मिटाना शुरू कर देते हैं, जो कि ये गलत फॉर्मेट होता है। डस्टर हमेशा हमें बाएं हाथ में पकड़ना चाहिए, बाएं हाथ में, और जहां से हम लिखना प्रारंभ करते हैं वहीं से मिटाना भी शुरू करना चाहिए। जैसे बच्चे अगर लिखेंगे तो सबसे पहले यहां से लिखेंगे, हम यहीं से इसको मिटाना शुरू करेंगे, तब उसके पश्चात हम सेकेंड लाइन को मिटाएंगे। अगर बच्चे ने लिख लिया है तो तब जाके थर्ड लाइन को मिटाएंगे। इससे क्या होता है, बच्चा लिख भी लेता है और हमारा कार्य भी पूरा हो जाता है। उसके बाद हम पॉइंटर कैसे यूज करेंगे ये देखिए। पॉइंटर क्या होता है, किसी भी चीज को पॉइंट करना। जैसे हमने यहां लिखा A B C D E F, जैसे एबीसीडी हम लिखना जा रहे हैं, एबीसीडी हमने लिखा यहाँ पे, और हमें इसे बच्चों को पढ़ाना है। तो बहुत लोग क्या करते हैं, तो वो हाथ से इशारा करते हैं, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, जबकि ये फॉर्मेट गलत होता है। तो उसके लिए हमारे पास एक पॉइंटर होता है जिससे हम पॉइंट करते हैं। जैसे यहाँ पर मेरे पास है, देख रहे हैं कि मेरे पास है पॉइंटर है। जैसे अगर किसी को पढ़ाना है, बच्चों को लर्न कराना है, तो हम कैसे करेंगे, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, सी फॉर कैट, यानी हम हर एक चीज को पॉइंट करेंगे किससे, पॉइंटर से। और पॉइंटर किस हाथ में होना चाहिए, हमेशा हमारे बाएं हाथ में होना चाहिए। और जब भी जिस सहायक सामग्री का कार्य समाप्त होता है, जैसे हमारा अभी डस्टर का कार्य समाप्त हुआ, तो हम डस्टर रख देंगे, उसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर हमारा पॉइंटर का कार्य समाप्त हो गया तो हम पॉइंटर भी हटा देंगे, अनावश्यक हाथ में नहीं लेंगे। अगर हमारा चौक का मार्कर का काम खत्म हो गया है तो हम उसको भी हटा देंगे, उसको भी अनावश्यक हाथ में नहीं लेंगे। ये होता है हमारा श्यामपट्ट कार्य कौशल। तो यहाँ पर हमारा श्यामपट्ट कार्य कौशल समाप्त होता है। उसके बाद आता है हमारा दृष्टांत कौशल। देखिए दृष्टांत कौशल क्या है, दृष्टांत कौशल में हम किसी भी पाठ को जब पढ़ाने जाते हैं, कोई भी टॉपिक जब पढ़ाने जाते हैं, तो उससे संबंधित हम कोई ना कोई सहायक सामग्री लाते हैं। जैसे हमें भारत के बारे में पढ़ाना है तो भारत से संबंधित कोई ना कोई सहायक सामग्री लाएंगे, जिससे कि बच्चा देखे और उसे समझे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, या तो हम कोई मानचित्र लेके आएंगे, या फिर भारत का नक्शा बना के लाएंगे, या कोई भी ला सकते हैं। कोई भी सहायक सामग्री हम लाएंगे, उसी को हम जब दिखाएंगे और बच्चों को समझाएंगे, तो वही हमारा क्या होता है, दृष्टांत कौशल। क्योंकि देखी गई बातें ज्यादा समय तक हमारे मस्तिष्क में बनी रहती है। तो दृष्टांत कौशल में हम कोई भी चीज, कोई भी सहायक सामग्री को दिखाकर ही पढ़ाएंगे। उसके बाद आता है सहायक सामग्री कौशल। देखिए जो सहायक सामग्री कौशल है ये 3 प्रकार की होती है। पहला दृश्य, दूसरा श्रव्य और तीसरा दृश्य श्रव्य दोनों। ये जो सहायक सामग्री होती है, कभी भी हम शिक्षण करने जाते हैं तो जो टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता है, शिक्षण सहायक सामग्री होती है, उसी को हम सहायक सामग्री कौशल कहते हैं। कि हम जब उसका हम प्रयोग करते हैं, शिक्षण के दौरान जब हम उनका प्रयोग करेंगे, तो अभी हमको आपको बताया कि एक दृश्य होता है, एक श्रव्य होता है और एक दृश्य श्रव्य दोनों होता है। तो ये तीनों सहायक सामग्री के अनुसार हम शिक्षण कर सकते हैं। उसके बाद आता है छात्र सहभागिता कौशल। तो देखिए
जो छात्र सहभागिता कौशल है, इसमें बच्चे की क्या रुचि है, बच्चे क्या पढ़ने में रुचि ले रहे हैं, उनके मानसिक स्तर को देखते हुए हम पढ़ाते हैं, ताकि हमारा और छात्र का जो संबंध है वो बना रहे। और इसमें बच्चों को जिज्ञासु बनाया जाता है, उनकी जिज्ञासा को शांत किया जाता है, कि बच्चों को प्रश्न पूछने के लिए उत्तेजित किया जाता है। छात्र सहभागिता कौशल में इसमें कई ऐसे कार्य होते हैं जो बच्चों के द्वारा ही कराए जाते हैं, जिससे कि एक शिक्षक और छात्र के बीच का जो संबंध है वो बना रहे। उसके बाद आता है पुनर्बलन कौशल। देखिए, पुनर्बलन कौशल शिक्षण में बच्चों को आगे बढ़ाने का बहुत ही अच्छा साधन है। ये जो शिक्षण कौशल है, पुनर्बलन शिक्षण कौशल, इसमें हम बच्चों को पुनर्बलन देते हैं। देखिए, ये दो प्रकार के होते हैं, एक सकारात्मक होते हैं, एक नकारात्मक होते हैं। पुनर्बलन कितने होते हैं? सकारात्मक और नकारात्मक। और इसमें भी सकारात्मक और नकारात्मक में भी दो होते हैं, एक होते हैं शाब्दिक, एक होते हैं अशाब्दिक। पुनर्बलन जो होता है, जब बच्चा कोई भी कार्य करता है, अगर अच्छा करता है तो हम उसे शाबाशी देते हैं, वही हमारा क्या होता है? पुनर्बलन होता है, प्रोत्साहित करते हैं, जिससे कि बच्चा जो है, छात्र जो है, और अच्छा करने की कोशिश करता है। जब आप उसको शाबाशी देंगे या प्रोत्साहित करेंगे किसी भी कार्य के लिए, तो बच्चा क्या करेगा? उस क्षेत्र में और अच्छा करने की कोशिश करेगा। वही होता है पुनर्बलन। देखिए, अभी बताया कि दो होते हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। सकारात्मक में दो होते हैं, शाब्दिक और शाब्दिक। जैसे कोई बच्चे से आप प्रश्न पूछिए, अगर बच्चा सही जवाब देता है तो शाब्दिक में आप कह सकते हैं बहुत अच्छा, बहुत सही, शाबाश, ये होते हैं शाब्दिक। और अशाब्दिक में क्या हो गया कि बच्चे से आप क्वेश्चन किए, बच्चे ने सही उत्तर दिया, तो उसके पास जाके उसके पीठ को थपथपाना, आंखों से इशारा करना कि सही है, ये सब अशाब्दिक में आते हैं। उसी तरह सकारात्मक तो हो गए। नकारात्मक में यानी कोई बच्चा कोई क्वेश्चन किए, नहीं बताया या बताया भी तो आपने उसको गलत फीडबैक दिया, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा बच्चों को सकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए, ताकि बच्चा प्रोत्साहित हो और आगे बढ़ने की चेष्टा करे। उसके बाद आता है पाठ समापन कौशल। देखिए, जो पाठ समापन कौशल होता है, ये किसी भी शिक्षण का अंतिम भाग होता है। यहाँ पे हम यह देखते हैं कि हमारा पढ़ाया गया कार्य या सीखा गया शिक्षण कितना प्रभावी है। इसी में यहाँ पे पाठ समापन में हम उसका परीक्षण करते हैं। हम बच्चों को होमवर्क देते हैं या फिर कुछ ना कुछ, जितना हम व्याख्यान किए रहते हैं उससे संबंधित कुछ ना कुछ चीज पूछते हैं। अगर वो बच्चा व्याख्यान के दौरान पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दे देता है तो यानी हमारा शिक्षण क्या है? प्रभावी है। अगर नहीं देता है तो हमारा शिक्षण प्रभावी नहीं है, हमें फिर से शिक्षण करना होता है। और उसकी जांच के लिए हम बच्चों को क्या करते हैं, कभी कभी होमवर्क दे देते हैं, याद करने के लिए दे देते हैं, या फिर बीच बीच में क्वेश्चन पूछते रहते हैं। ये हमारा क्या होता है, हम पाठ समापन के दौरान ये करते हैं, ताकि बच्चा जो पढ़ा है उसमें हमारा शिक्षण कितना प्रभावी है। तो यहाँ पे आपने पूरे शिक्षण कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली। इसके बाद अगले क्लास में मैं आपको इससे संबंधित प्रैक्टिस कराऊंगा, अभ्यास कराऊंगा कि टीचिंग कैसे की जाती है।